हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आपका शिवम स्वागत करता हूं शिवम जीएस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक होगा अरावली पर्वत। देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में आप लोग बहुत से मुद्दों को देख रहे होंगे, उसमें से एक मुद्दा अरावली पर्वत का होगा। तो आखिर अरावली पर्वत का मुद्दा क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो पहले अरावली पर्वत के बारे में हम बता दें कि अरावली पर्वत क्या है। उसके बाद अरावली पर्वत का जो भी विवाद चल रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, अरावली पर्वत एक प्राचीन पर्वत है। दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली पर्वत है, जिसका मतलब जिसकी आयु एक तरह से कहा जाए, जैसे एक मानव की बहुत मतलब आयु होता है, ठीक उसी प्रकार पर्वतों का भी आयु होता है कि ये कितने वर्ष पुरानी है। तो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। ठीक है, तो अरावली पर्वत के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अरावली पर्वत क्या भी है? देखिए, प्राचीन पर्वतमाला है। देखिए, अरावली पर्वत एक प्राचीन पर्वतमाला है और इसे अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहते हैं। इसे अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? देखिए, जिस प्रकार एक मानव का एज होता है कि मतलब जन्म लेता है तो बचपना होता है, युवा अवस्था होता है, पौणावस्था होता है और एक मतलब बुजुर्ग अवस्था होता है, ठीक उसी प्रकार पर्वतों का भी अवस्था होता है, युवा अवस्था है कि बुजुर्ग अवस्था है। ठीक है, तो अरावली पर्वत बहुत पुरानी पर्वत है, बहुत पुरानी पर्वत है, जिसमें जल के माध्यम से चाहे हवाओं के माध्यम से अपरदन होते गए, धीरे धीरे अपरदन होते गए और पर्वतें धीरे धीरे नष्ट होती गई। इसलिए इस पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली पर्वत क्या भैया? एक प्राचीन पर्वत है जो कि अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसका विस्तार 4 राज्यों में है। इसका विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। कौन कौन से 4 राज्यों में भैया? तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा दिल्ली। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। देखिए, मैं मैप के माध्यम से मैं आपको इसका विस्तार हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए, भारत का मैप है, टेढ़ा हो जाएगा, ये भारत का मैप है। ठीक है, एक सेकेंड, हम मैप के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं कि अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, अब हो गया सीधा। देखिए, ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप है और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली। तो गुजरात से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली, जो कि रायसीना पर्वत, राष्ट्रपति भवन रायसीना पर्वत पे स्थित है। तो रायसीना पर्वत, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा ये दिल्ली हो गया। ठीक है, देखिए, इसका विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में है। इसका विस्तार मैं दिखा भी देता हूं मैप के माध्यम से। देखिए, इसका विस्तार देखिए यहां से लेके यहां तक है। ब्लैक से मैं करता हूं। देखिए, अब लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात से लेके दिल्ली तक है। तो इसका विस्तार, अरावली पर्वत का विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में है। आप लोग यहां से यहां देख रहे हैं। ठीक है, अरावली पर्वत का कुल 80% भाग राजस्थान में स्थित है। ठीक है, मैं उस मैप को रख देता हूं। ठीक है, देखिए, अरावली पर्वत का मुद्दा क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत का विस्तार कहां से भी है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। इसका कुल विस्तार कितना है? तो 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। मतलब कुल अरावली पर्वत का विस्तार का 80% विस्तार राजस्थान में है। तो यह राजस्थान का मुद्दा न होकर पूरे भारत का मुद्दा होना चाहिए। आप लोग ये मत समझिएगा कि अरावली पर्वत तो राजस्थान में सबसे अधिक विस्तार है तो ये राजस्थान का मुद्दा होना चाहिए। ये नहीं, पूरे भारत का मुद्दा है। अरावली पर्वत पूरे भारत का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि वन मतलब पेड़ों से हम सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो भैया, ऑक्सीजन तो ये नहीं रहता कि हम तुमको नहीं देंगे, तुम दूसरे राज्य के हो, हम इस राज्य में स्थित है तो हम इसी राज्य को देंगे। भैया, जैसे होता है ना कि लड़ाई झगड़ा होता है तो एक
लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोसी में झगड़ा होता है तो क्या लोग बोलते हैं, अरे उनका मुद्दा है, वो जाने, हम क्यों पढ़े। तो ऐसा नहीं समझिएगा, अरावली पर्वत राजस्थान का मुद्दा न होकर पूरे भारत का मुद्दा है। ठीक है, अरावली पर्वत का कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। मतलब कुल अरावली पर्वत का 80% राजस्थान में विस्तार है। ठीक है, उसके बाद अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पहाड़ पे है। सबसे ऊंची चोटी कितने, उसकी लंबाई कितनी भैया, तो 1722 मीटर है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गुरु शिखर, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। ठीक है, उसके बाद अरावली पर्वत का मुद्दा क्या है, आखिर अरावली पर्वत का मुद्दा क्यों हो। आप लोग सोशल मीडिया के जमाने के हैं, तो आप लोगों ने बहुत से मुद्दों में एक मुद्दा देख रहा होगा, अरावली पर्वत, #सेव अरावली। आप लोग इस नाम से परिचित होंगे, #सेव अरावली। तो #सेव अरावली क्यों किया जा रहा है भैया, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए विवाद था, देखिए टीएन गोदावर्मन केस था। टीएन गोदावर्मन 1996 में एक केस था, जो कि टीएन गोदावर्मन कौन थे भैया, तो एक वन अधिकारी थे, एक रिटायर्ड वन अधिकारी थे। तो देखिए तमिलनाडु में क्या, पूरे भारत में अवैध वनों की कटाई हो रही थी, अवैध वनों की खनन हो रहा था। तो टीएन गोदावर्मन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया, मतलब एक मुकदमा किया। कहां किया, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका किया। तो जनहित याचिका क्या भैया, पहले जनहित की याचिका के बारे में हम अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए जनहित याचिका क्या भैया, जनता का हित, जनहित से ही समझ में आ रहा है, जनहित का ही अर्थ है जनता का हित, ऐसा कोई मामला जिसका संबंध जनता के हित से जुड़ा हो। ठीक है, तो जनहित याचिका सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया 1980 में। जनहित याचिका मतलब PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका किस देश ने सबसे पहले शुरू किया, तो अमेरिका ने 1980 में जनहित याचिका शुरू किया। ठीक है, ऐसा कोई मामला जिसका संबंध जनता के हित से, मतलब जनता के हित से जुड़ा हो, उसे ही हम जनहित याचिका बोलते हैं। उसके बाद 1986 में ही भारत ने जनहित याचिका को कॉपी किया और भारत में भी जनहित याचिका लागू किया। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज श्री भगवती मान थे। ठीक है, भगवती मान की भगवती देवी थे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो देखिए विवाद क्या था भैया, टीएन गोदावर्मन केस था, जिसकी 1996 में ऐतिहासिक पर्यावरण मामला था। पर्यावरण मामला से ही संबंध था। टीएन गोदावर्मन केस किससे संबंध था, तो पर्यावरण मामला से संबंध था। क्या भैया इसमें क्या था भैया, यह क्यों केस किया गया, देखिए अवैध खनन हो रहा था, अवैध वनों की कटाई हो रही थी, जिससे वनों में कमी आ रही थी। इसलिए टीएन गोदावर्मन कौन है भैया, तो रिटायर्ड वन अधिकारी थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL दर्ज कराया। क्या, ठीक है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र के वनों का विनाश पर रोक, मतलब तमिलनाडु के रहने वाले थे, मूल निवास इनका टीएन गोदावर्मन का मूल निवास तमिलनाडु में था। तमिलनाडु में बहुत से वन है, जिसमें से एक वन क्या था भैया, नीलगिरी क्षेत्र में एक वन था जिसमें से अवैध कटाई हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था। इसको रोक लगाने के लिए टीएन गोदावर्मन ने ही सुप्रीम कोर्ट में केस किया। ठीक है, देखिए PIL आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में PIL कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश किया है। कैसा रिपोर्ट पेश किया भैया, देखिए उसके बारे में देखेंगे। कहाँ रिपोर्ट पेश किया है, पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश किया है, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली पर्वत की श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि
पहाड़ी का मतलब जिस पर्वत का ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मतलब देखिए ऐसे 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 पर्वत है, ठीक है। इसका ऊंचाई मान लीजिए 120 मीटर है, 120 मीटर है, और इसका इसका मान लीजिए 80 है, और इसका क्या 110 है, और इसका मान लीजिए 90 है। तो जिसका जिसका देखिए, तो पर्यावरण मामला, देखिए पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश किया। कहाँ रिपोर्ट पेश किया भैया? सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह जी हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय इन्हीं के पास है, मतलब पर्यावरण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह है, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश किया है। कहाँ पेश किया भैया? सुप्रीम कोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है आइए हम देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा भैया? 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली पर्वत का श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अर्थात मतलब देखिए मान लीजिए पर्वत है, ऐसे ही पर्वत रहता है ना, ऐसे पर्वत है, ठीक है, ऐसे पर्वत है। इसकी लंबाई 120 मीटर है, इसकी लंबाई 90 मीटर है, इसकी लंबाई मान लीजिए कि 110 मीटर है, इसकी लंबाई 70 मीटर है। तो जिस पर्वत की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है उस पर्वत को अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा, और जिस पर्वत का 100 मीटर से ऊंचाई कम है, मतलब जिस पर्वत की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। देखिए इस 120 मीटर है तो 100 मीटर से अधिक है, इसको अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा, परंतु इसकी लंबाई 100 मीटर से कम है, इसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और इसकी लंबाई 110 मतलब 100 मीटर से अधिक है, इसको भी माना जाएगा, परंतु इसकी लंबाई 70 मीटर है तो इसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मतलब मैंने कहने का ये मतलब था कि जिस पर्वत का लंबाई 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक है उसको अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा, और जिस पर्वत की लंबाई 100 मीटर से कम है, मतलब 90 मीटर है, 70 मीटर है, 80 मीटर है, उसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ठीक है। परंतु यह क्या भैया? तो अरावली पर्वत में कुल 93 मतलब 92 या 93%, मान लीजिए 93%, कुल 100% में अरावली पर्वत के कुल 100% में 93% का पर्वत 93% में पर्वत उसकी लंबाई 100 मीटर से कम है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अरावली पर्वत में कुल 93% ऐसे पर्वत है जिसकी लंबाई 100 मीटर से कम है। तो मतलब भैया 93% तो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं है और 7% अरावली पर्वत का हिस्सा है। ये कैसा नियम है? और दूसरा क्या था भैया? 2 अरावली हिल्स में 500 मीटर से अधिक गैप वाले पर्वत को अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है भैया? देखिए ये अरावली पर्वत है और ये अरावली पर्वत है, इसके बीच में ये और ये इसके बीच में 500 मीटर से अधिक गैप हुआ, इसको भी अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और यदि 500 मीटर से कम गैप हुआ तो इसको अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। देखिए ये नियम कैसा है भैया? तो देखिए जिस पर्वत की लंबाई 100 मीटर से अधिक है उसको अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा, और जिस पर्वत का लंबाई 100 मीटर से कम है उसको अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और दूसरा क्या भैया? जिस पर्वत मतलब दो पर्वतों के मध्य में, मतलब 2 पर्वतों के बीच में 500 मीटर से अधिक गैप निकला तो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा, परंतु 2 पर्वतों के मध्य में, मतलब 2 पर्वतों के बीच में 500 मीटर का गैप कम हुआ तो अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। ये है, देखिए इसका अरावली पर्वत पे नियम लगता है, तो अरावली पर्वत को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से माना जाए तो खनन किया जाएगा। देखिए धीरे धीरे खनन किया जाएगा, ठीक है। तो यदि खनन हुआ, भविष्य में यदि खनन हुआ, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसमें क्या प्रभाव है, क्या घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे अरावली नष्ट होती है तो प्रभाव, यदि अरावली नष्ट होती है तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो मरुस्थल का विस्तार होगा, मतलब देखिए ये है राजस्थान, ये क्या है? ये है राजस्थान, ये क्या भैया? ये है राजस्थान,
ठीक है, ये है राजस्थान, ये अरावली पर्वत। अरावली पर्वत देखिए एक तरह से बाउंड्री का काम कर रहा है। इस उधर मरुस्थल है, इस उधर मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। इस साइड थार मरुस्थल है और इधर उपजाऊ भूमि है। मतलब इसके अरावली पर्वत के पूर्वी हिस्सा में उपजाऊ भूमि है और पश्चिमी हिस्सा में अनुपजाऊ, मतलब उपजाऊ भूमि नहीं है। मतलब इधर खेती होती है और इधर खेती नहीं होती है। अरावली पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है, ठीक है, पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है। परंतु जब अरावली पर्वत को यदि नष्ट होता है, मतलब भविष्य में यदि अरावली पर्वत को नष्ट कर दिया जाता है, तो ये बीच में जो अरावली पर्वत है, देखिए ये जो बीच में अरावली पर्वत है, तो ये बीच में अरावली पर्वत नहीं रहेगा, ये अरावली पर्वत नहीं रहेगा। तो जितने भी ये मरुस्थल है, मतलब बालू हैं, ये पूरे फैल जाएंगे, ये पूरे फैल जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं सफल मान लीजिए कि अरावली पर्वत हूँ, ठीक है, तो इधर से इधर पूरे क्या है? बालू है, इधर क्या है? मरुस्थल है, और इधर क्या है? भूमि, उपजाऊ भूमि है। मतलब इधर खेती नहीं हो रही है और इधर खेती हो रही है। इधर खेती क्यों नहीं हो रही है भैया? इधर पूरा मरुस्थल है, मतलब पूरा बालू ही बालू है। और इधर खेती क्यों हो रही है? इधर बालू ना होकर उपजाऊ भूमि है, ठीक है। और बीच में अरावली पर्वत, मतलब अर्थात मतलब अरावली पर्वत मैं हूँ, ठीक है। तो अरावली पर्वत क्या होता है भैया कि जब धूल मतलब जब हवाएं चलती हैं तो मुझसे टकरा कर जो भी मतलब बालू है मुझसे टकराएंगे और इधर ही रह जाएंगे। परंतु जब मैं ही नहीं रहूंगा, मतलब मैं सपोज अरावली पर्वत था, तो यदि मैं हट जाता हूं तो जो भी धूल उड़ेगा मैं जो रोक रहा था वो तो रोक नहीं पाऊंगा। तो जो धूल है वो सीधा चला जाएगा और जो मरुस्थल है इसका विस्तार होगा, ये फैलते जाएगा। मैं तो इसको रोक रहा था, मुझसे टकरा कर ये रुक जा रहा था, परंतु मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा भैया? जब धूल मतलब हवाएं चलेंगी तो इसका विस्तार होगा, तो मरुस्थल का विस्तार होगा। इसका प्रभाव क्या भैया? मरुस्थल का विस्तार होगा। उसके बाद दूसरा क्या भैया? धूल मतलब धूल भरी आंधी बहेगी। मतलब जो भी हवाएं चल रही हैं उसको बालू को उठाएंगी और पूरे वातावरण में मतलब घोल देंगे, एक तरह से कहा जाए तो घोल देंगी। तो मतलब इधर से हवाएं चलेंगी तो बालू को उठाते हुए चलेंगी, मतलब बालू को लेते हुए चलेंगी और पूरे वातावरण में पूरे जो कि वातावरण है उसमें धूल मतलब आंधी बालू की मात्राएं घूमेंगी, ठीक है। उसके बाद वन और वन्यजीव में कमी। जब ये पर्वत ही नहीं रहेगा तो ये वन इसमें कहाँ रहेंगे? और जब वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव मतलब जो इसमें जीव रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं वो कहाँ रहेंगे? मतलब यदि पर्वत ही नहीं रहता है तो वन नहीं रहेंगे, और वन नहीं रहेंगे तो इसमें रहेंगे कहाँ? उसमें रहने वाले जीव कहाँ से रहेंगे? तो वन और वन्य जीव की कमी, ठीक है। और चौथा क्या है? मानसून पर भी प्रभाव। मतलब अरावली पर्वत ना होने से मानसून पे भी प्रभाव पड़ेगा। ये 100% है कि यदि अरावली पर्वत नहीं होता है भविष्य में तो मानसून का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी तो कृषि का संकट हो सकता है, क्योंकि पूरा कृषि जल पर ही निर्भर है। कृषि संकट हो सकता है। यदि कृषि संकट हुआ तो हमारा जीवन भी संकट हो सकता है, क्योंकि हम लोग पूरे डिपेंडेंट है कृषि पे। मतलब हम लोग जो भी खाते हैं वो कृषि, मतलब जो भी हम लोग खाते हैं अनाज खाते हैं, ठीक है। तो अरावली नष्ट होने का प्रभाव क्या था भैया? मरुस्थल का विस्तार हो सकता था, जो कि थार, इधर अब मैं अरावली पर्वत हूँ, इधर थार मरुस्थल था जो कि अनउपजाऊ भूमि था, और इधर उपजाऊ भूमि था, मतलब कृषि हो रहा था। यदि अरावली पर्वत नहीं रहता है तो जो भी मरुस्थल है, जो भी बालू है वो हवाओं के माध्यम से इसका विस्तार होगा, तो मरुस्थलीकरण होगा, मतलब मरुस्थल का विस्तार होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था? लू और धूल भरी आंधी बहेगी, ठीक है। यदि हवाएं बहती हैं तो इस बालू को उठाकर पूरे भारत में, मतलब देखिए, इस बालू को उठाकर पूरे भारत में बिखेर देंगी, ठीक है। अभी तो दिल्ली में देख रहे हैं ना कि इतना प्रदूषण चल रहा है कि मतलब सरकार यहाँ तक कि बहुत से तरीके अपना रही है प्रदूषण को कम करने के लिए।
परंतु प्रदूषण कम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उसके बाद वन्य और वन्य जीव में कमी आ सकती है। अरावली पर्वत नहीं रहेंगे तो उसमें वन्य नहीं रहेंगे, और वन्य नहीं रहेंगे तो उसमें वन्य जीव कहाँ से रहेंगे भैया, क्योंकि वन्य जीव तो वन में ही रहते हैं। मतलब जो जीव जंतु हैं वन में ही रहते हैं, तो वन मतलब उनका घर ही नहीं रहेगा तो वो जीव कहाँ से रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो कृषि संकट भी हो सकता है, और कृषि संकट होगा तो जीवन भी संकट हो सकता है, क्योंकि हम पूरे डिपेंडेंट कृषि पे हैं। जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अरावली पर्वत का हमने ये मुद्दा बताया कि अरावली पर्वत क्यों हैशटैग से अरावली का किया जा रहा है। अनुसूची 6 में विशेष राज्यों को विशेष प्रावधान मिला है। मतलब कुछ विशेष राज्यों को विशेष मतलब छूट मिली है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो पूर्वोत्तर राज्य है। देखिए ये भारत है, ठीक है, और ये भारत है। अब भारत के पूर्वी इलाका में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो चार राज्य हैं, उनको विशेष प्रकार का छूट मिला है। कैसा छूट मिला भैया, कि यदि देखिए जो भी ये लोग 4 राज्य हैं, इनमें बहुत से मतलब कोयला पाए जाते हैं, बहुत से मतलब खनिज पाए जाते हैं। तो इन्होंने जब मतलब हमारा संविधान बन रहा था, इनको विशेष प्रावधान दिया गया। कैसा विशेष प्रावधान दिया गया भैया, तो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ऐसे राज्य थे जिनको विशेष प्रकार का छूट दिया गया। कैसा छूट दिया गया भैया, कि मतलब यदि यहाँ पे कोई खनन होता है, चाहे वन ऐसा कोई मामला होता है, तो वन जीव होता है, तो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि भैया हम यहाँ पे मतलब ये कर सकते हैं, मतलब हम खनन कर सकते हैं, वनों की कटाई कर सकते हैं, यहाँ पे छूट मतलब पूछा जाएगा। ठीक वैसे सोनम वांगचुक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सोनम वांगचुक। देखिए सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले थे। ये शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे, तो शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे, तो सोनम वांगचुक NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो वो आतंकवादी पे धारा लगता है, वही धारा सोनम वांगचुक पे धारा लगा, और इनको जोधपुर की जयपुर जेल में डाल दिया गया। सोनम वांगचुक वही है जो सेना के लिए लद्दाख में मतलब टेंट देते हैं, मतलब लद्दाख में रहने के लिए सेना को टेंट दिए थे। सोनम वांगचुक वही है जो सेना को आप लोग नेटवर्क नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो उन्होंने लाइफाई, मतलब विश्व में सबसे पहला नेटवर्क लाइफाई ने सेना को दिया था। सोनम वांगचुक का संबंध देखिए 3 इडियट आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, तो रणछोड़ दास, रणछोड़ दास जो आमिर खान होते हैं, मैं इनका रणछोड़ दास कुछ पूरा नाम नहीं अच्छे से नहीं जानता हूं, परंतु 3 इडियट आपने पिक्चर देखा होगा, तो जो आमिर खान 3 इडियट आपने पिक्चर देखा होगा, तो जो आमिर खान ने रोल निभाया है जिस व्यक्ति का, तो और कोई व्यक्ति नहीं है, सोनम वांगचुक ही है। रणछोड़ दास सोनम वांगचुक ही है, जो कि इसका आमिर खान ने रोल निभाया था। ठीक है, तो सोनम वांगचुक ही है जो कि मतलब देश के लिए बहुत कुछ की, परंतु इनको देशद्रोही मान के और NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार इनको जोधपुर की जयपुर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, देखिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, परंतु हमारा देश होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र जीवित होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आज हम भी बोलते हैं कि नियम बनेंगे, नियम बिगड़ेंगे, परंतु हमारा पर्यावरण जीवित होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जीवित है तो हम जीवित हैं, पर्यावरण जीवित है तो हम जीवित हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग ने हैशटैग सेव अरावली के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो पूरी जानकारी थी। ठीक है, आपकी क्या राय है, अरावली पर्वत पे जो नियम बने हैं वो क्या सही है, आपका क्या विचार है? यदि आपका जो विचार है आप अपने विचार को कमेंट में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास समझ में आया होगा, और आगे भी हम क्लास ऐसे ही लाते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद।